गोंडा में आपसी विवाद में दो पक्षों में भिड़ंत हो गया। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। दरअसल नगर कोतवाली के बड़गांव पुलिस चौकी के पास मारपीट हुई है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। आपसी विवाद और दो पक्षों में भिड़ंत इस कदर बढ़ गई कि मारपीट पर उतारू हो गए। मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस चौकी के पास से देखिए मारपीट की गई और फिलहाल पुलिस इस वायरल वीडियो के आधार पर ही जांच में जुटी हुई है। बड़गांव पुलिस चौकी के पास की मारपीट का ये जो मामला है वो सामने आया है। तस्वीरें आपको दिखाई हमने, देखिए गोंडा की तस्वीरें हैं जहां आपसी विवाद में दो पक्ष एक दूसरे पर मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। शाहजहांपुर से खबर है, आपत्तिजनक पोस्ट शेयर करने पर बवाल, नाराज लोगों के हंगामे पर पुलिस ने कार्रवाई की है। सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वाला एक युवक गिरफ्तार हो गया है। शाहजहांपुर के तिलहर थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है, जहां आपत्तिजनक पोस्ट शेयर करने पर बवाल की तस्वीरें सामने आई। नाराज लोगों ने हंगामा किया और पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई। दरअसल सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था, कुछ आपत्तिजनक पोस्ट था और उसके बाद युवक गिरफ्तार हो चुका है जिसने ये पोस्ट शेयर किया था। शाहजहांपुर के तिलहर थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है। खबर कानपुर से है। सपा विधायक इरफान के करीबियों पर शिकंजा कसा गया। इरफान सोलंकी के चाचा समेत 4 करीबियों पर केस दर्ज हुआ है। प्लॉट पर कब्जे की कोशिश और धमकी के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई। कानपुर के जाजमऊ पुलिस थाने में दर्ज हुआ है मुकदमा। कानपुर से सपा विधायक इरफान सोलंकी की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। 4 करीबियों पर केस दर्ज। अब इरफान सोलंकी के चाचा इश्तियाक सोलंकी समेत 4 लोगों पर जाजमऊ पुलिस ने प्लॉट पर कब्जा करने और जान से मारने की धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। बेकनगंज कंघी मोहाल निवासी नसीम आरिफ का जाजमऊ के वाजिदपुर में प्लॉट है और एफआईआर के अनुसार वादी मुकदमा नसीम आरिफ कुछ दिन पहले कंघी मोहाल निवासी अपने दोस्त अकील अहमद खान के साथ प्लॉट देखने के लिए गए थे। इसी दौरान विधायक इरफान सोलंकी के चाचा इश्तियाक सोलंकी ने अपने साथियों आदिल रशीद, अकील बेग, शब्बर हुसैन के साथ मिलकर जान से मारने की धमकी दी। प्लॉट को भूल जाने की बात कही। नसीम आरिफ ने जाजमऊ थाने में विधायक के चाचा इश्तियाक समेत 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया है। इनके द्वारा बताया गया कि अगर ये तुम अपने और अपने बच्चों की सलामती चाहते हो तो ये प्लॉट हमारे नाम कर दो, अगर ये प्लॉट हमारे नाम नहीं करोगे तो तुम्हें हम जान से मार देंगे। इस संबंध में थाना जाजमऊ पर 386 और 506 आईपीसी का एक मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जिसमें ये 4 लोग जो है नामजद हैं। इसमें विवेचना की जा रही है। जो भी साक्ष्य इसमें प्रकाश में आएंगे, जो भी तथ्य इसमें प्रकाश में आएंगे, उसके आधार पर इसमें अगली विधिक कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी। और चलिए उद्घोष की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। उन्नाव में एक बेकाबू होकर गिरी सिपाही की कार खाई के अंदर। हादसे में सिपाही गंभीर रूप से घायल हो गया है। इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पूर्वा अचलगंज मार्ग पर सिपाही की कार बेकाबू होकर पलट गई। बीघापुर थाने में तैनात है सिपाही अनुज तंवर और बीघापुर थाना क्षेत्र के भैसई के पास की पूरी घटना है, जहां पर एक सिपाही की कार अचानक से बेकाबू होकर पलट गई। तस्वीरें आपके सामने हैं। हालत नाजुक बताई जा रही है। सिपाही का नाम अनुज तंवर बीघापुर थाने में तैनात है और भैसई के पास की यह घटना है, जहां पर एक कार अचानक से बेकाबू होकर खाई में गिर गई। फिलहाल इलाज जारी है अस्पताल में। उन्नाव में यह घटना हुई है जहां एक कार बेकाबू होकर खाई में पलट गई। अनूप नाम बताया जा रहा है सिपाही का, अनूप तंवर। और ये तस्वीरें आपके सामने हमने रखी, देखिए उन्नाव की तस्वीरें हैं। ये कार अचानक से पलटकर खाई में गिर गई और सिपाही को काफी चोट आई है। इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। उन्नाव की तस्वीरें आपके सामने। एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और अस्पताल में भर्ती कराया गया सिपाही अनुज तंवर को, लेकिन कार अचानक से देखिए खाई में गिर गई और हालत फिलहाल नाजुक बनी हुई है। इलाज जारी है। उन्नाव की तस्वीरें हैं जहां एक कार अचानक से खाई में गिर गई और ये अनुज तंवर जो सिपाही है बीघापुर थाने में तैनात है और ये हादसा भी बीघापुर थाना क्षेत्र के भैसई के पास हुआ है। तो उन्नाव की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां ये कार अचानक से खाई में गिर गई और क्षतिग्रस्त हालत में है ये कार। और तस्वीरें देखकर भी आप समझ सकते हैं कि हादसा काफी भयानक रहा होगा। फिलहाल सिपाही का इलाज चल रहा है, अस्पताल में भर्ती कराया गया है और मौके पर लोगों की मौजूदगी है। तो काफी मुश्किल से सिपाही को बाहर निकाला गया और अस्पताल में पहुंचाया गया।
और अगली खबर है मैनपुरी से, जहां एक किशोरी पर डीजल छिड़ककर उसे जिंदा जलाया गया। अस्पताल में इलाज के दौरान किशोरी ने दम तोड़ दिया। पड़ोस के ही युवक पर आरोप लग रहा है कि किशोरी को जिंदा जलाया गया। आरोपी का नाम है अंकित कुमार। जांच में जुटी है फिलहाल पुलिस। आरोपी अंकित की गिरफ्तारी को लेकर टीम गठित कर दी गई है। अपने छोटे भाई के साथ किशोरी घर पर ही थी। कोतवाली थाना क्षेत्र के नगला पजावा गांव का मामला है, जहां पर देखिए एक किशोरी को जिंदा जलाने का आरोप एक आरोपी पर लगा है। नाम है अंकित कुमार। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी हुई है। इलाज के दौरान किशोरी की मौत हो गई। थाना क्षेत्र के नगला पजावा गांव की एक लड़की को जली हुई अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान सफाई अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गई है। लड़की की पिता की तरफ से एक पड़ोसी सजाती लड़के पर छेड़छाड़ एवं हत्या का अभियोग पंजीकृत कराया गया है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमों का गठन किया गया है, जिसकी शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। इस खबर पर अपडेट देंगे अर्पित इस वक्त ऑनलाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अर्पित, बताएंगे पूरा मसला क्या है? बेहद गंभीर ये मामला है, किशोरी जिसकी मौत हो जाती है। ये मामला किससे जुड़ा हुआ है? क्या वाकई आरोपी जिस पर आरोप लग रहे हैं उसने ऐसा किया? क्या है पूरा माजरा? देखिए, इसमें जो आरोपी है वो कई दिन से उस लड़की के साथ छेड़खानी कर रहा था। इस बात की जानकारी उस परिवार को भी थी, लड़की की मां को भी इस बात की जानकारी थी। तो वो लड़का जो है वो कहीं ना कहीं उस लड़की के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करता था, उसको रास्ते में छेड़ता था, उसको कई बार परेशान किया। मगर कहीं ना कहीं लड़की पक्ष की भी लापरवाही थी कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उन्होंने ना तो कभी पुलिस के पास कोई तहरीर दी, ना कोई किसी व्यक्ति से उन्होंने शिकायत की, जिससे पहले से ही अगर उसको दुरुस्त कर दिया जाता तो कहीं ना कहीं इतना बड़ा हादसा होने से टल सकता था। और दूसरी बात ये जानकारी भी सूत्रों के थ्रू मिल रही है कि कहीं ना कहीं उस लड़की और इस लड़के का कहीं ना कहीं पुलिस से संबंध भी बताए जा रहे हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है पुलिस खोलने के बाद बताएगी। लेकिन अर्पित, बताया जा रहा है कि जब किशोरी को इस तरीके से जलाया गया उस वक्त उसका भाई भी घर पर ही था। क्या भाई की तरफ से कोई बयान दिया गया है अब तक? भाई उसका नाबालिग भाई है, छोटा भाई है, तो उसने कोई बताया नहीं। उसका ये कहना था कि मैं सो रहा था और जब मुझे हलचल महसूस हुई, तब हलचल महसूस होने पर मैं जब बाहर गया तो मैंने देखा कि मेरी बहन तड़प रही थी, बहुत परेशान थी। तो मैंने घर में सभी लोगों को बताया। उसके बाद उसको लेकर के पहले मैनपुरी के जिला अस्पताल ये लोग पहुंचने के बाद वहाँ से जब मैनपुरी अस्पताल में इलाज नहीं हो पा रहा था तो मैनपुरी अस्पताल ने सैफई के लिए रेफर कर दिया। रेफर करने पे जैसे ही वो लड़की वहाँ पे पहुंचती है सैफई में, तो वहाँ के डॉक्टर घोषित कर देते। लेकिन अर्पित, क्या आरोपी अभी पुलिस की गिरफ्त में है या फिर नहीं? नहीं, अभी आरोपी जो है वो कहीं ना कहीं पुलिस की गिरफ्त से दूर है। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका अर्पित। हाँ, उसके लिए टीम गठित कर दी गई है। ठीक है, पुलिस का कहना है कि जल्दी उसको गिरफ्तार। धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। तो देखिए, ये पूरा मामला बेहद गंभीर है। एक किशोरी जिसे जिंदा जलाने की कोशिश की गई, उसके बाद जब इलाज के लिए उसे अस्पताल में पहुंचाया जाता है तो उसकी मौत हो गई वहां पर। लेकिन फिलहाल आरोप लग रहे हैं पड़ोस में रहने वाले एक युवक पर, जिसका नाम है अंकित। और बताया जा रहा है कि काफी बार पहले भी छेड़खानी को लेकर के बातें सामने आई थी, लेकिन अगर पुलिस में इसकी शिकायत की होती तो हो सकता है ये बड़ा हादसा होते होते टल जाता। लेकिन फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। जालौन में नियमों को ताक पर रखकर अवैध खनन का खेल खेला गया। पोकलाइन मशीनों से ग्राम समाज की जमीन पर अवैध खनन हुआ। ग्राम प्रधान की मिलीभगत से अवैध खनन का खेल जारी है। खनिज अधिकारी की भूमिका भी संदिग्ध घेरे में आई है। और जालौन के पथरेहटा खंड संख्या 4 में अवैध खनन हो रहा था, जहां से पूरा मामला सामने आया अवैध खनन को लेकर। और ग्राम प्रधान की मिलीभगत इसमें सामने आ रही है, जहां पर अवैध खनन का खेल जारी है। और देखिए, खनिज अधिकारी की भूमिका भी संदिग्ध घेरे में आई है, यानी कि खनिज अधिकारी की भूमिका को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। दरअसल जालौन के पथरेहटा खंड संख्या 4 में अवैध खनन का यह मामला सामने आया है, जहां पर नियमों को ताक पर रखकर अवैध खनन किया जा रहा था। तस्वीरें देखिए जालौन की हैं। और देखिए, वाराणसी में बच्चा चोरी की वारदात से सनसनी फैल गई। रात में सो रहे दंपति के पास से बच्चा चोरी किया गया। सीसीटीवी में गाड़ी से जाते दिखे बच्चा चोर और मामले में एसीपी की अगुवाई में टीम का गठन हुआ है। वाराणसी के भूलपुर में रामचंद्र शुक्ल चौराहे की पूरी घटना बताई जा रही है। सीसीटीवी फुटेज सामने आया और इस फुटेज में देखिए किस तरीके से इस बच्चे को ले जाते हुए नजर आ रहे हैं ये चोर। दंपति सो रहे थे और उनके पास से देखिए इस बच्चे को चोरी किया गया। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। एसीपी की अगुवाई में टीम का गठन
एक्शन हो चुका है। भूलपुर में रामचंद्र शुक्ल चौराहे की ये पूरी घटना बताई जा रही है। वाराणसी की ये घटना है जहां पर बच्चा चोरी करने का एक मामला सामने आया और फुटेज देखिए आप, इसमें आप साफ देखिए दंपति सो रहे हैं, उनके साथ में बच्चा सो रहा था, लेकिन एक युवक जिस तरीके से आता है और इस बच्चे को उठाकर यहां से लेकर जाता है। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। भूलपुर में रामचंद्र शुक्ल चौराहे की घटना है। देखिए किस तरीके से एक दंपति के पास से इस बच्चे को उठाकर ये जो युवक है नजर आ रहा है और साथ में एक और युवक जो ताक लगाए बैठा है और बाइक देखिए इनके साथ में एक व्हीकल भी नजर आ रहा है, 2 पहिया व्हीकल, और इस पर सवार होकर ये यहां से निकल जाते हैं। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई। और हरदोई में देखिए 5 घरों में भीषण आग लग गई। शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। आग लगने की वजह लाखों रुपए का नुकसान हुआ। गांव वालों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है। तस्वीरें देखिए, शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह 5 घरों में भीषण आग लगी हरदोई में और शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है जिस वजह से आग लगी है। लाखों का नुकसान हुआ। फिलहाल गांव वालों की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है। 5 घरों में भीषण आग और लाखों रुपए के नुकसान होने की आशंका भी जताई जा रही है। और देखिए ग्रेटर नोएडा में नशे के बड़े कारोबार का पर्दाफाश हुआ। बीटा 2 इलाके से करीब 200 करोड़ की ड्रग्स बरामद हुई। एक मकान में चल रहा था ड्रग्स का अवैध धंधा। पुलिस ने मौके से 9 विदेशी धंधेबाजों को दबोच लिया है। सूरजपुर कोतवाली इलाके में चल रही थी ड्रग्स की फैक्ट्री और देखिए विदेशी नागरिक के ड्रग्स की फैक्ट्री चला रहे थे। ग्रेटर नोएडा से विदेश में ड्रग्स की सप्लाई होती थी। तस्वीरें देखिए ग्रेटर नोएडा की हैं जहां पर देखिए नशे के बड़े कारोबार का पर्दाफाश हुआ। बीटा 2 इलाके में 200 करोड़ की ड्रग्स बरामद हुई है। एक मकान जिसके अंदर ड्रग्स का अवैध धंधा चल रहा था। पुलिस ने मौके से 9 विदेशी धंधेबाजों को दबोच लिया है। सूरजपुर कोतवाली इलाके में ड्रग्स की फैक्ट्री चल रही थी और विदेशी नागरिक इस ड्रग्स की फैक्ट्री को ऑपरेट कर रहे थे। ग्रेटर नोएडा से विदेश में ही ड्रग्स की सप्लाई होती थी और एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी गंगा के पास हैं ग्रेटर नोएडा से, जहां इस पूरे गोरख धंधे का पर्दाफाश किया। करीब 200 करोड़ की ड्रग्स पुलिस ने जब्त की है। तो देखिए ग्रेटर नोएडा की तस्वीरें हैं जहां आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ड्रग्स की बड़ी खेप पुलिस ने बरामद की है और एक मकान के अंदर ड्रग्स का ये गोरख धंधा चल रहा था। विदेशी नागरिक जो इस गोरख धंधे को ऑपरेट कर रहे थे। बीटा 2 पुलिस ने ड्रग्स बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। लगभग 200 करोड़ का ड्रग्स और 100 करोड़ का रॉ मटेरियल ड्रग्स बनाने का बरामद किया है। हम तस्वीरों में दिखाएंगे। ये वही सामान है, केमिकल है जिससे जो है ड्रग्स बनाने का जो काम किया जा रहा था। बता दें कि ये फैक्ट्री जो थी एक रेजिडेंशियल सेक्टर में चल रही थी। इसी रॉ मटेरियल से जो है पूरा कारोबार उस सेक्टर में चल रहा था। 9 विदेशी लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। भारी मात्रा में ड्रग्स पुलिस ने जब्त किया है। इटरा से रविंद्र जैन, एबीपी गंगा। हमारी टीम लंबे समय से काम कर रही थी और नारकोटिक्स मेथ निर्माण करने की पूरी एक लैब पकड़ी गई है। विदेशी नागरिकों द्वारा इसका निर्माण करके और इसको विभिन्न जगहों पर सप्लाई किया जा रहा था। जो नेट प्यूरेस्ट फॉर्म में वाइट मेट पकड़ी गई है वो लगभग 200 करोड़ मूल्य की आकी गई है। इसके अतिरिक्त भारी मात्रा में बनाने वाली लैब में केमिकल्स रसायन पकड़े गए हैं। अर्धनिर्मित और ब्राउन मेथ भी पकड़ी गई है। अब तक इसमें 9 नागरिकों की गिरफ्तारी, विदेशी नागरिकों की गिरफ्तारी की जा चुकी है और इसके सप्लाई नेटवर्क और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पर अभी खोजबीन जारी है। इसमें नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स लखनऊ को इन्वॉल्व किया जा रहा है। आगे इस नेटवर्क को खोलना है, इसके लिंकेजेस हमको डेवलप करने हैं और उसमें जुड़े हुए सभी लोगों को पकड़ना। खबर नोएडा से है जहां विरोधियों पर यूपी भाजपा अध्यक्ष ने बड़ा हमला किया है। सिर्फ चुनाव के समय दिखते हैं अखिलेश और जयंत, ऐसा कहना है भूपेंद्र चौधरी का। 1 महीने तक महासंपर्क अभियान चलाएगी भाजपा। 2024 की तैयारियों को लेकर आज पश्चिमी क्षेत्र की बैठक होगी। जिस तरह से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में जयंत चौधरी ने समर्थन दिया, ऐसा लगता है कि कांग्रेस के साथ जयंत चौधरी 2024 में जा सकते हैं। तो भूपेंद्र चौधरी का बड़ा बयान आपको बता रहे हैं। 1 महीने तक भाजपा महासंपर्क अभियान चलाएगी। 2024 की तैयारियों को लेकर पश्चिमी क्षेत्र में बैठक होगी। बात करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष है हमारे साथ भूपेंद्र चौधरी जी। भूपेंद्र चौधरी जी, एक चुनाव खत्म हुआ है और चुनाव खत्म होते ही आप लोग एक बार फिर निकल गए हैं 2024 के लिए। तो क्या है 2024 का ये रोड मैप जो आप लोगों ने तैयार किया? अभी हमारी सरकार को, केंद्र सरकार को, मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार को 9 वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने व्यापक जनसंपर्क एक अभियान 30 मई से
30 जून तक चलाने का निर्णय केंद्रीय पार्टी ने लिया है। आज क्षेत्र की बैठक में, पश्चिम क्षेत्र की बैठक में सभी वरिष्ठ जनप्रतिनिधियों के साथ, पदाधिकारियों के साथ पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई है और हम लोग सारी पूरी पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में जो जो काम हम लोगों ने किए हैं उन कामों को जनता के बीच में लेकर जाए। चुनाव को लेकर इस बार पहली बार आपके पास जिम्मेदारी है उत्तर प्रदेश की सभी सीटों को जिताने की। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आप आते हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पिछली बार 2024 में बीजेपी अगर बात की जाए लोकसभा की तो इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई थी जिस तरीके से 2013 में किया। नहीं, 2013, 14 और 2019 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की महान जनता ने मोदी जी के नेतृत्व में बड़ा जनादेश दिया। 14 में हम लोग 90% सीटें जीते, 19 में 80% जीते और 80% बड़ा जनादेश है। 100 में 80 सीटें जीतना, 80 में से 64 सीटें बीजेपी जीती और गठबंधन के बाद सारे दल एक हो गए थे। लेकिन प्रदेश की जनता ने साबित कर दिया कि प्रदेश की जनता विकास के साथ है, सुरक्षा के साथ है, डेवलपमेंट के साथ है और मोदी जी के और योगी जी के साथ है। और देखिए, मिशन 2024 की तैयारियों में जुटी भाजपा का महामंथन जारी है। संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह ने पार्टी नेताओं के साथ बैठक की। बैठक में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ सांसद भी मौजूद रहे। मोदी सरकार के 9 साल की उपलब्धियों पर चर्चा भी हुई। वही कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम को लेकर हम लोग अपने बूथ स्तर पर जाएंगे और सभी लोगों को बताएंगे कि आज़ाद भारत के अमृतकाल महोत्सव जो चल रहा है, 75वां अमृतकाल महोत्सव, उस महोत्सव के दिन हमारे देश के प्रधानमंत्री जो देश का नेतृत्व कर रहे हैं और G20 का भी नेतृत्व कर रहे हैं, वो क्या क्या किए हैं 9 साल के अंदर, 1 महीना के अंदर पूरा संगठन का काम लेकर हम लोग निचले स्तर पर जाएंगे। इस 30 मई को जो 9 साल पूरे हो रहे हैं, तो 9 सालों में जो हमारे मुख्यतः केंद्र की और प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी कार्य है, व्यापक रूप से लोगों को जो इसका लाभ मिला है, लाभार्थी श्रेणी के लोगों को, इन जन कल्याणकारी कार्यों के बारे में लोगों को बताना और लोगों को उसका उनके बीच में जाके संपर्क करना और इस बृहद व्यापक रूप से बनाने के लिए ये तमाम तरह का हमारे यहाँ कार्यक्रम अभियान आए हुए हैं, जिसका हम लोगों को आज संगठन मंत्री जी विस्तृत से विषय अपना रखे हैं। इस 9 साल में आशातीत प्रगति हुई है पूरे देश में और प्रदेश में भी, और ये जो प्रगति है उस पर हम लोग किस प्रकार से जनता तक जुड़ सकते हैं, मूल रूप से यही बात है। इसमें कौन कहाँ से लोग आए हुए थे, कौन लोग शामिल थे? ये हमारे 16 जनपदों के, ये काशी क्षेत्र की बैठक थी। 16 जनपदों के जितने भी पदाधिकारी, माननीय सांसदगण, माननीय मंत्रीगण, माननीय विधायकगण तथा अन्य कार्यकर्तागण यहाँ पर उपस्थित थे और उस बैठक में एक विस्तृत दिशा निर्देश जारी किया गया है। बताया गया है कि किस प्रकार से हम लोग 1 से 20 जून तक विभिन्न लोकसभा स्तरों पर बैठकें करेंगे और कैसे कैसे किनको हमें जोड़ना है, क्या अभियान हमारा होगा। निकाय चुनाव में मिली प्रचंड जीत के बाद बीजेपी उत्साहित है, लिहाजा अब 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियां भी बीजेपी करने लगी है। इसी के तहत आज काशी क्षेत्र की कार्य समिति की बैठक की गई, जिसमें संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह मौजूद रहे। इस बैठक का उद्देश्य था कि केंद्र सरकार की 9 साल की कार्य योजना के बारे में जन जन तक पहुंचाया जाए। लिहाजा 1 महीने तक जो केंद्र की सरकार है उसके 9 साल के द्वारा किए गए कार्यों को जनता के बीच पहुंचाया जाएगा। इसके साथ साथ बूथ स्तर पर भी कार्यकर्ताओं को मजबूत किया जाएगा। इस बैठक में काशी क्षेत्र के 16 जिले आते हैं और 16 जिलों के तमाम पदाधिकारी, नेता, मंत्री मौजूद हैं और सबको एक जिम्मेदारी दी गई कि पूरे 1 महीने केंद्र सरकार की योजनाएं, मोदी सरकार की योजनाओं को जनता के बीच पहुंचाया जाएगा। कैमरा विशेष साथ नवीन पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।